स्वागत। कंप्यूटर हमारी जिंदगी का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा बन गए हैं। पर्दे के पीछे एक चीज है जो सब कुछ संभालती है, ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस। ये असल में है क्या, और ये हमारे लिए चीजों को इतना आसान कैसे बना देती है? बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर का मैनेजर समझ सकते हैं। ये कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू, उसकी मेमोरी और बाकी सभी हिस्सों जैसे कीबोर्ड है, स्क्रीन है, डिस्क ड्राइव वगैरह, इन सबको कंट्रोल करता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये हार्डवेयर की जो सारी उलझनें हैं, जो जटिलता है, उसको हमसे छुपा लेता है और हमें काम करने के लिए एक सरल सा माहौल, एक इंटरफेस देता है। अच्छा, जैसे हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं, हमें तो बस यही लगता है कि ये एक पन्ने की तरह कहीं स्टोर हो गई। पर मैंने सुना है कि डेटा तो असल में डिस्क पर यहाँ-वहाँ बिखरा होता है। तो ये ओएस है जो उसे हमारे लिए एक जगह दिखाता है? एकदम सही कहा आपने। इसी को एब्स्ट्रैक्शन या आसान भाषा में कहें तो सरलीकरण कहते हैं। ओएस हार्डवेयर की जो असली हकीकत है, उसको एक आसान रूप में हमारे सामने पेश करता है। ये फाइल्स, फोल्डर्स, आइकन्स, ये सब ओएस के ही बनाए हुए सरल रूप हैं। चलिए सफर को जरा शुरू से देखते हैं कि कैसे जरूरतें बदलती गईं और ओएस धीरे धीरे विकसित हुआ। तो एकदम शुरू में चलते हैं। जब 1940-50 के दशक में कंप्यूटर इतने बड़े होते थे, कमरे जितने, तब ओएस जैसी कोई चीज नहीं थी क्या? हाँ, तब कंप्यूटर बहुत ही महंगे थे और एक बार में बस एक ही काम कर पाते थे। प्रोग्रामर को सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता था, जिसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता था। ज्यादातर टाइम तो कंप्यूटर बस खाली ही रहता था। अच्छा। हाँ, तो इसी खाली समय को भरने के लिए, उसको बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बैच कंप्यूटिंग का आइडिया आया। ये करीब 1956 के आसपास की बात है। बैच कंप्यूटिंग मतलब एक साथ कई सारे काम दे देना कंप्यूटर को? हाँ बिल्कुल। सारे काम जिन्हें उस वक्त जॉब्स कहते थे, उन्हें एक साथ तैयार करके पंच कार्ड वगैरह पर कंप्यूटर को दे दिया जाता था। कंप्यूटर फिर उन्हें बिना रुके एक के बाद एक करता रहता था। इससे कंप्यूटर का इस्तेमाल तो बढ़ गया होगा। हाँ, इस्तेमाल तो बढ़ा, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। अगर किसी एक काम में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके बाद के सारे काम रुक जाते थे। और इंसान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही धीमा प्रोसेस था, इंतजार करना पड़ता था। सही। तो अगला कदम क्या था? मतलब कंप्यूटर को और उपयोगी कैसे बनाया गया? देखिए, बात सिर्फ कंप्यूटर को तेज करने की नहीं थी, बल्कि उसके समय का और बेहतर इस्तेमाल करने की थी। हार्डवेयर भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। तो 60 के दशक यानी 1960s में आया मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग? हाँ, इसमें मेमोरी में एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम रखे जाने लगे। यहां पर इंटरप्ट जैसी तकनीक काम आई। इंटरप्ट से क्या होता है कि हार्डवेयर प्रोसेसर को बीच में रोककर कोई जरूरी काम करवा सकता है। अच्छा। तो जब एक प्रोग्राम, मान लीजिए किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस का इंतजार कर रहा है, जैसे प्रिंटर का, तो सीपीयू खाली बैठने के बजाय दूसरा प्रोग्राम चलाने लगता था। अरे वाह, मतलब एक तीर से दो निशाने। कंप्यूटर कभी खाली नहीं बैठता था। पर क्या इससे जो आम यूजर था, उसे सीधे तौर पर कोई फायदा हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग से सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इसी की बुनियाद पर, इसी के आधार पर बनी टाइम शेयरिंग प्रणालियां, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। टाइम शेयरिंग? हाँ, सोचिए, एक ही बड़ा सा कंप्यूटर है और उससे कई लोग अपने अपने टर्मिनल्स, मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर, जोड़कर एक साथ काम कर रहे हैं। और मजे की बात ये कि हर किसी को ऐसा लग रहा है कि पूरा कंप्यूटर सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा है। कमाल है। MIT का CTS कंपैटिबल टाइम शेयरिंग सिस्टम, जो 1961-62 में बना, वो इसका एक शानदार उदाहरण था। इसने न सिर्फ करीब 30 यूजर्स को एक साथ काम करने दिया, बल्कि शायद ये पहली बार था जब यूजर्स के बीच मेल भेजने जैसा कोई सिस्टम भी बना था। अच्छा, यानी आज जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग और ईमेल वगैरह देखते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तब हो चुकी थी। फिर तो जाहिर है बड़े और बेहतर OS बनाने की कोशिशें हुई होंगी। बिल्कुल हुई। मल्टेक्स और IBM का OS 360 जैसे बहुत बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू हुए। इनका सपना था एक ऐसा OS बनाना जो हर तरह के काम के लिए, हर मशीन के लिए परफेक्ट हो। लेकिन ये इतने ज्यादा जटिल हो गए कि इन्हें बनाना और चलाना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। मतलब ये सफल नहीं हुए। सफल तो हुए, पर इनकी जटिलता ही अपने आप में एक सबक बन गई। तो इस जटिलता का हल कैसे निकला फिर? इसी सबक से सीखते हुए और मल्टेक्स प्रोजेक्ट से ही प्रेरणा लेकर कुछ लोगों ने यूनिक्स बनाया। ये C नाम की एक नई और उस समय के हिसाब से सरल प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था। C लैंग्वेज? हाँ,
और इसकी वजह से यूनिक्स को अलग अलग तरह की मशीनों पर चलाना बहुत आसान हो गया। यानी ये पोर्टेबल था। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी बात थी। अच्छा, यूनिक्स ने पाइपलाइन जैसा एक बहुत शक्तिशाली आइडिया भी दिया। पाइपलाइन में क्या होता है कि एक प्रोग्राम का जो नतीजा, जो आउटपुट है, वो सीधे अगले प्रोग्राम का इनपुट बन जाता है। इससे छोटे छोटे प्रोग्राम जोड़कर बड़े काम करना आसान हो गया। दिलचस्प है। फिर 70 के दशक में सुना है छोटे पर्सनल कंप्यूटर्स आने लगे थे। उनके लिए ओएस कैसे बने? हाँ बिल्कुल, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर को मुमकिन बनाया। तब गैरी किल्डॉल नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सीपीएम यानी कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स बनाया। सीपीएम? हाँ, सीपीएम। ये फ्लॉपी डिस्क के साथ बहुत बढ़िया काम करता था, जो उस समय के टेप ड्राइव से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक थी। सीपीएम जल्दी ही शुरुआती पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए एक तरह का स्टैंडर्ड ओएस बन गया। लेकिन आज तो ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर के साथ। सीपीएम का क्या हुआ? IBM PC बनाने का फैसला किया तो उन्हें बहुत जल्दी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। ओके। उनकी सीपीएम के गैरी किल्डाल से बात नहीं बन पाई, कुछ लाइसेंसिंग वगैरह को लेकर। तब वे एक छोटी सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पास गए, जिसके फाउंडर बिल गेट्स थे। अब माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ओएस बनाने के बजाय सियाटल की ही एक और छोटी कंपनी से एक बना बनाया ओएस, जिसका नाम क्यूडॉस था, वो खरीद लिया। उसमें कुछ जरूरी बदलाव किए और उसे MS-DOS नाम देकर IBM को लाइसेंस कर दिया। अच्छा, खरीद कर लाइसेंस कर दिया। हाँ, और फिर IBM PC जबरदस्त हिट हो गया और यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट की असली जीत हुई। दूसरी कंपनियों ने जब IBM PC जैसे कंप्यूटर बनाने शुरू किए, जिन्हें क्लोन कहते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें MS-DOS बेचना शुरू कर दिया। अच्छा। उनकी रणनीति सीधे कंप्यूटर बनाने वालों को लाइसेंस बेचने की थी, जबकि सीपीएम ज्यादातर सीधे यूजर को ओएस बेचने पर फोकस कर रहा था। देखते ही देखते MS-DOS पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन MS-DOS में तो सब कुछ कमांड लिखकर करना पड़ता था ना? वो तो काफी मुश्किल रहा होगा आम लोगों के लिए। फिर ये विंडोज कैसे आया? बिल्कुल सही कहा। कमांड लाइन इंटरफेस आम यूजर के लिए मुश्किल था, और माइक्रोसॉफ्ट को भी धीरे धीरे ये समझ आ गया था कि सिर्फ एप्लीकेशन बेचना काफी नहीं है। असली ताकत तो ऑपरेटिंग सिस्टम में है। लोगों को एक साथ कई काम करने थे, मतलब मल्टीटास्किंग करनी थी। हाँ। यहीं से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का आइडिया आया, मतलब आइकॉन, मेन्यू और माउस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर चलाना। जेरोक्स पार्क जैसी जगहों पर इस पर पहले काम हो चुका था। एप्पल ने भी इसे अपने मैकिन्टॉश में इस्तेमाल किया। फिर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला वर्जन लेकर आई। अच्छा, 1985 में? हाँ, शुरुआत में ये MS-DOS के ऊपर ही चलता था, पर धीरे धीरे ये बेहतर होता गया। विंडोज 3.1, फिर विंडोज 95 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर इसने कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया, जैसा हम आज देखते हैं। तो ये तो हुई डेस्कटॉप और लैपटॉप की बात। इसके बाद बारी आई मोबाइल फोन और दूसरे छोटे डिवाइसेस की। उनकी दुनिया तो बिल्कुल अलग थी। हाँ, बिल्कुल अलग। पहले आए PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, जेब में रखने वाले छोटे कंप्यूटर। अब इनमें प्रोसेसर पावर, मेमोरी, स्क्रीन साइज सब बहुत कम होता था। इसलिए विंडोज CE जैसे जो PC OS के छोटे वर्जन बनाने की कोशिश हुई, वो उतने सफल नहीं हुए। उनकी जगह पाम OS जैसे नए सिरे से कम संसाधनों के लिए बने OS ज्यादा बेहतर चले। वो एकदम सिंपल और तेज थे। सही। फिर फोन भी स्मार्ट होने लगे। शुरुआत में कौन सा OS सबसे आगे था? शुरुआत में खासकर नोकिया के फोन्स पर चलने वाला सिम्बियन OS काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन उसकी एक दिक्कत थी कि वो कई कंपनियों का एक गठजोड़ जैसा था, जिससे आपस में तालमेल बिठाना मुश्किल था, और डेवलपर्स के लिए उसके लिए ऐप्स बनाना भी काफी जटिल था। तो धीरे धीरे वो पिछड़ गया। और फिर आई असली क्रांति, आईफोन और एंड्रॉइड, जिसने सब बदल दिया। बिल्कुल। 2007 में जब पहला आईफोन आया, उसने सब कुछ बदल दिया। उसमें बेहतर हार्डवेयर था, कम बिजली खाने वाले ARM प्रोसेसर, तेज फ्लैश मेमोरी और सबसे जरूरी चीज, एक शानदार उंगलियों से चलने वाला टच स्क्रीन इंटरफेस। हाँ, वो तो गेम चेंजर था। एप्पल ने क्या किया, अपने डेस्कटॉप के macOS को ही मोबाइल के लिए ढालकर iOS बना दिया, और साथ में ऐप स्टोर खोला, जिससे डेवलपर्स का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। और एंड्रॉइड? दूसरी तरफ गूगल ने लिनक्स कर्नल पर आधारित एंड्रॉइड बनाया और उसे ओपन सोर्स रखा। मतलब कोई भी फोन बनाने वाली कंपनी उसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकती थी और अपने हिसाब से बदल भी सकती थी। इस वजह से एंड्रॉइड बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल गया। आज हम देखते हैं कि मोबाइल OS की दुनिया पर इन्हीं दोनों का राज है, iOS और एंड्रॉइड। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का अब तक का एक दिलचस्प सफर। हमने देखा कि कैसे जरूरतें बदलीं। शुरुआत हुई कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर की कमी को पूरा करने से,
फिर मेमोरी का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर आया, और फिर चाहे वो बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हों, पर्सनल कंप्यूटर्स हों या फिर मोबाइल डिवाइसेस, जरूरत पड़ी एक आसान यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की। हाँ, और ये पैटर्न बड़ा दिलचस्प है। आप देखें तो शायद यही पैटर्न अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLMs के साथ दोहराया जा रहा है। पहले कंप्यूटिंग पावर यानी GPU बहुत तेजी से बढ़ी, फिर बहुत सारी मेमोरी DRAM का इस्तेमाल करके उन्हें विशाल बनाया गया, और अब चैट GPT जैसे नए इंटरफेस आ रहे हैं जिनसे हम सीधे बात करके काम करवा सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, क्या ये भविष्य का कोई नया OS बन सकता है, एक नया तरीका कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का? वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, उम्मीद है OS का ये पूरा सफ़र, इसकी कहानी समझने में आपको मदद मिली होगी और ये जानकारी दिलचस्प लगी होगी। क्या ये जो जटिल चीज़ें थीं वो सुनने में आसान लगी? इस बारे में आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आगे इसे और बेहतर बना सकें।